वेलकम फ्रेंड, निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल आपने प्रदीप सर का वीडियो मैथ का देखा होगा, आज फिर से हम हिस्ट्री का वीडियो लेकर के आए हैं और आज हम देखेंगे प्राचीन काल का जो इतिहास है उसमें गुप्त काल के बारे में। क्योंकि गुप्त काल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई थी, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? तो आज हम देख रहे हैं प्राचीन काल का भारतीय इतिहास, जिसमें गुप्त काल के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके सामने पॉइंट जो है, एक मिनट मैं हाइलाइटर ले लूँ। हाँ, तो सबसे पहले जो आपके सामने पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका? तो गुप्त साम्राज्य आ रहा है। इसके बाद पहला पॉइंट कहता है गुप्त साम्राज्य का होता है 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। प्रयाग वर्तमान समय का जो प्रयागराज आप कहते हो उसे ही हम प्रयाग कहते हैं। कौशाम्बी का जो क्षेत्र था वहीं पे इसका उदय होता है। गुप्त वंश का जो संस्थापक था उसे श्री गुप्त को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक देखिए कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। क्यों था? क्योंकि देखिए श्री गुप्त और घटोत्कच जो थे इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी, इस वजह से इनको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। तो गुप्त वंश की स्थापना तो वैसे श्रीगुप्त ने की थी, जिसका समय 240 से 280 ईस्वी था। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी यानी कि इसकी मृत्यु के पश्चात इसका बेटा घटोत्कच राजा बना, जिसका शासनकाल 250 से 320 ईस्वी रहा है। इसके बाद इसकी मृत्यु के पश्चात इसका जो बेटा था, तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी पर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, सॉरी दिल्ली कह रहा हूँ, प्रयाग की गद्दी पर बैठता है। और इसने क्या किया? तो इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त संवत, देखिए इसमें स्पष्ट रूप से दिया है गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। यदि आपको वर्तमान सन में गुप्त संवत निकालना है तो वर्तमान का जो सन है, जैसे 2021 चल रहा है, उसमें 319 आप घटा देंगे तो आपको गुप्त संवत निकल आएगा। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अगला पॉइंट देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो कि 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका समुद्रगुप्त है काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा माना जाता है, क्योंकि इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट है समुद्रगुप्त के बारे में। इसने आर्यावर्त के शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। यानी कि आर्यावर्त यानी कि जो उत्तर का क्षेत्र था वहाँ के शासकों को, और साथ में दक्षिणावर्त यानी दक्षिण के 12 शासकों को इसने क्या किया था? पराजित किया था। अगला पॉइंट कहता है कि इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसे नेपोलियन की संज्ञा किसने दी थी दोस्तों? विसेंट स्मिथ ने दी थी। नाम नोट कर लीजिएगा, विसेंट स्मिथ नाम के एक व्यक्ति ने इसे क्या की थी? नेपोलियन की संज्ञा दी थी। देखिए इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की? तो इसने अश्वमेधकर्ता एक ये उपाधि, विक्रमांक की उपाधि और परम भागवत की उपाधि को धारण किया। ये 3 इसकी प्रमुख उपाधियां रही हैं। चौथी से कविराज भी कहा जाता है, कविराज की उपाधि भी इसने धारण की थी। तो इस प्रकार से इसने 4 प्रकार की उपाधियों को धारण किया था। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि परम भागवत की उपाधि को धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त ही था। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। यह संगीत प्रेमी भी रहा है। ऐसा अनुमान है कि उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया। मतलब कहा जाता है कि देखिए इसने 6 प्रकार के सिक्के दरअसल जारी किए थे, जिसमें से जैसे धनुर्धर प्रकार है, परशुराम प्रकार है, व्याघ्रहंता प्रकार है, एक वीणा वादन प्रकार है। इसमें वीणा बजाते हुए इसने स्वयं का एक सिक्का जारी किया, जिससे ये प्राप्त होता है कि यह वीणा बजाने का शौकीन रहा है। अगला पॉइंट कहता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। इलाहाबाद में जो प्रशस्ति अभिलेख है वो किसकी रचना है? हरिशेन की है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और हरिशेन के बारे में पूछा गया है कि ये बताइए कि जो इसका दरबारी कवि रहा है यानी कि समुद्रगुप्त का, उसका नाम क्या था? तो हरिशेन था। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। दोस्तों इसी को इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा।
ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ह्वेनसांग और फाहियान कब आए थे। तो ह्वेनसांग ध्यान रखिएगा, जब मैं हर्षवर्धन के बारे में बताऊंगा तब बताऊंगा कि ह्वेनसांग आया था, और फाहियान किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। अगला पॉइंट है कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। ध्यान रखिएगा, चांदी के सिक्के जारी करने वाला कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम था शाब, और ये शाब कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र रहे। पाटलिपुत्र मतलब बिहार व पटना का क्षेत्र जो आप था, भागलपुर का एरिया, और उज्जैनी आप जानते हैं मध्य प्रदेश का उज्जैन वाला जिला जिसे अवंती भी कहा जाता था, वो आपका विद्या का प्रमुख केंद्र माना जाता था उस समय। अनुसूची के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। यानी कि जब आप जाएंगे उज्जैन जाएंगे तो उज्जैन में महाकाल मंदिर के आगे ही एक पार्क बना हुआ है, वहाँ पे इसकी जो चंद्रगुप्त द्वितीय की एक बाहुबली टाइप की मूर्ति बनी है। बाहुबली मूर्ति देखिए कर्नाटक में है। बाहुबली टाइप की मूर्ति का मतलब ये है कि खूब बड़ी मूर्ति है और उनके 9 रत्नों की अगल बगल जो है मूर्तियां बनाई गई हैं। वो 9 रत्न कौन कौन थे, तो यहाँ पे नाम लिखे हैं मैंने, अभी बताएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि महाकवि कालिदास संभवतः इनके अग्रगण्य थे। अग्रगण्य मतलब कि सबसे अग्रणी व्यक्ति माने जाते हैं, 9 रत्नों में से एक थे। कौन कौन से थे इनके 9 रत्न, तो कालिदास के अतिरिक्त, यानी कि एक तो कालिदास हो गए, दूसरे कौन थे, धनवंतरी, तीसरे छपड़क फलित ज्योतिष के विद्वान रहे हैं, चौथे थे अमर सिंह, ये कोषकार थे, यानी कि जो आपका खजांची वो थे। शंकु कौन थे, वरिष्ठ वास्तुकार माने जाते हैं, जैसे निर्माण कार्य वगैरह करवाना। इसके बाद वेताल भट्ट, घटकर पर वराह मिहिर, वराह मिहिर के बारे में याद रखिएगा, बहुत बड़े खगोल शास्त्री माने जाते हैं ये, ठीक है ना, वराह मिहिर। इसके बाद अगला कौन था, तो अगर हम अगले की बात करें तो वररुचि, ये आपके कौन थे, ये चर रुचि लिखा है, दरअसल गलत है, ये वररुचि था, तो वररुचि। ऐसे 9 विद्वान इनके 9 रत्न माने जाते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन था, और वीरसेन शैव मतावलंबी था, यानी कि भगवान शिव को माना करता था। संधि विग्रहिक यानी कि जो संधि करवाने का कार्य करता था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा आप कि इस उदयगिरी पर गुफा का निर्माण किसने करवाया था, वीरसेन ने करवाया था, जो कि इनका संधि विग्रहक सचिव था। ठीक है, वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित। वीरसेन कौन था, तो व्याकरण एवं न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। ठीक है, तो ये वीरसेन के बारे में थोड़ा जानकारी। अगला पॉइंट कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। दोस्तों कुमारगुप्त भी काफी प्रसिद्ध राजा माना जाता है। इसने ही अपने पिता द्वारा दिए गए राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, यानी कि बढ़िया तरीके से इसने भी शासन चलाया। उज्जैन में तो जितने भी रोड के बड़े बड़े रोड के नाम हैं वो इन्हीं के बेटों के नाम पे और चंद्रगुप्त के नाम पे पड़े हैं। जैसे कुमारगुप्त रोड भी है, स्कंदगुप्त रोड है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, उज्जैन में जाएंगे तो आपको गुप्तों का जो इतिहास है वो काफ़ी हद तक पता चलेगा। मध्य प्रदेश के सतना जिले में भी, जबलपुर में भी बहुत सारी जानकारी हमें गुप्तों से संबंधित प्राप्त होती है। जैसे सतना में मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे मंदिर जो है गुप्तों ने बनवाया था। तो इसका उत्तराधिकारी गोविंद गुप्त या कुमारगुप्त था, जो कि 415 से 454 ईस्वी तक राजा बना रहा। और सबसे विशेष बात ये थी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही की थी। कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है कि कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, तो स्कंदगुप्त था, जो कि 455 से 467 ईस्वी तक राजा बना रहा। अगला पॉइंट है कि स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। आपके लिए क्वेश्चन है कि सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो ये क्वेश्चन आप जो है कमेंट में करिए। अगला पॉइंट है कि स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। सौराष्ट्र कौन सा क्षेत्र था, तो वर्तमान का जो गुजरात का एरिया माना जाता है उसे सौराष्ट्र कहते हैं। इसी सौराष्ट्र में आपको पता होगा कि सोमनाथ का मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण हुआ। हूण कौन थे, मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी जिनका आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हो गया था।
अगला पॉइंट है अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब थोड़ा सा इसमें प्रशासन में आ जाते हैं। तो गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई किसे क्या कहलाती थी? देश कहलाती थी, जिसके शासक को क्या कहा जाता था? गोना कहा जाता था। अगला पॉइंट है कि एक दूसरी प्रादेशिक इकाई कौन सी थी? भोक्ति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि भोक्ति के नीचे विषय नामक एक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख कौन कहलाते थे? आपके विषयपति कहलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी कौन था? दंडपाशिक कहलाता था। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। जैसे हमने सल्तनत काल, मुगल काल में भी देखा कि ग्राम थी, वैसे इसमें भी क्या थी? ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, यानी जो भी प्रशासन था वो संचालित करने वाला कौन होता था? ग्राम सभा। ग्राम सभा का जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? हम ग्रामीक कहते थे, एवं अन्य सदस्य को महत्तर कहलाते थे, महत्तर कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था, और यानी कि जो छोटी छोटी इकाई होती थी उनको पेठ कहते थे। इसके बाद जैसे मोहल्ला टोला है वैसे उसी तरह पेठ थी। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदर पुत्र ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधित अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भू राजस्व का कुल उत्पादन भाग से 1 भाग हुआ करता था। ठीक है, चलिए आर्थिक उपयोगिता में के आधार पर जो भूमि थी उनको किस किस योग्य में देखा जाए तो विभाजित किया गया था, किस किस रूप में? तो सबसे पहला है क्षेत्र। ये कौन सी भूमि कहलाती थी? कृषि करने योग्य भूमि होती थी। दूसरी होती थी वास्तु, वास करने योग्य यानी कि निवास करने हेतु जो है भूमि होती थी। तीसरी है चारागाह, भूमि पशुओं के चारा योग्य भूमि होती थी, जिसे चारागाह कहा जाता था। चौथी होती थी सिल, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती, जिसे बंजर कह सकते हैं हम। और पांचवी होती थी अपरहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर देखते हैं। देखिए विष्णु मंदिर का तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। एक गुप्तों के द्वारा बनवाया शिव मंदिर भूमरा, ये सतना जिले में स्थित है, जो कि नागौद के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में आता है। पार्वती मंदिर नचना कुठार, ये पन्ना मध्य प्रदेश, हालांकि आता नागौद में ही है। मैं तो घूम आया हूँ, आप भी जाइएगा, नचना कुठार मंदिर आपको मिल जाएगा। ये पन्ना जिले में पड़ता है लेकिन है नागौद में। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला पॉइंट है शिव मंदिर खोह, ये भी सतना में पड़ता है, नागौद मध्य प्रदेश में। जबकि आपने चौमुखनाथ और कुर्दननाथ का नाम सुना होगा, वो भी गुप्तों के द्वारा ही बनवाए गए। नेक्स्ट पॉइंट है भीतर गांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर। भीतर गांव कहाँ पड़ता है आपका? कानपुर में, उत्तर प्रदेश, ईंटों द्वारा निर्मित। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अब पॉइंट में आ जाते हैं, ये मंदिर हो गए इनके। सिंचाई के लिए राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा। ठीक है दोस्तों, तो व्यापारिक केंद्र कौन सा रहा? उज्जैन रहा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसके बाद देखिए इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? दीनार कहा गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कायस्थों को सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है, यानी कि जो कायस्थ हम वर्तमान समय में जानते हैं, तो इनका वर्णन किस में मिलता है? तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन उष्णम स्मृति में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे, यानी कि ट्राइब्स रहती थी उस समय पे, जिसे हम सवर ट्राइब्स कह सकते हैं, जो देवताओं को किसका मांस चढ़ाते थे? मनुष्य का। उनको मार देते थे, उनका मांस चढ़ाते थे। इसके बाद पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण भी हमें गुप्त काल में ही मिलता है, यानी कि 510 ईस्वी के समय में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। इसमें कहा जाता है कि किसी भोजराज या फिर गोपराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख। ये एरण अभिलेख कहाँ है? तो सागर, मध्य प्रदेश के सागर जिले से प्राप्त हुआ। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, ये गणिका किसे कहते थे? वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को।
नेक्स्ट पॉइंट है वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा जाता था? कुटनी कहा जाता था। ये भी पॉइंट आपको याद रखने योग्य है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी कि जितने भी थे, इन्होंने इसे राजधर्म भी बनाया था, भगवान विष्णु को मानते। विष्णु का वाहन जो है वाहन गरुड़ था, जो गुप्तों का क्या था? राज चिन्ह था। कहा जाता है कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला का दशावतार मंदिर है, ये सबसे बढ़िया उदाहरण इनका माना जाता है। ये कहाँ स्थित है? तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 गुफाएं ही शेष हैं, जिसमें से 16 और 17 गुप्तकालीन है। ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है पेपर में, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सी नंबर की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है, 16 और 17। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें गुफा के 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। तो ये जब आप नेट में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा जाता है। ये दोस्तों ये वाला पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन जो है इससे पूछा जा चुका है कि गुफा के संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में युद्ध के जन्म जीवन युद्ध नहीं है दोस्तों, बुद्ध है। बुद्ध के जन्म जीवन, महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। तो ये पॉइंट आपको 200 याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित। मैंने बौद्ध धर्म आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, हीनयान और महायान में बटी हुई थी, जिसमें से अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो कि बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। आज भी वो स्थित है। मैं तो आया हूँ, आप नेट में भी इसको अच्छे से सर्च कर सकते हैं। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, यानी कि जो संस्कृत में लिखी गई थी, कुछ संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान माना जाता है। सोच सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि विष्णु शर्मा ने जो पंचतंत्र लिखी थी, आज बाइबल के बाद दूसरा उसका स्थान। इसे 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि जो पंचतंत्र, पहला मित्र भेद, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा संधि विग्रह, चौथा है लब्ध प्रणास और 5वां है अपरीक्षा कारित्व। इस तरीके से ये 5 भागों में बटी हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा है। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण को बताया। सबसे पहले आर्यभट्ट ने इसे ही बताया था, ठीक है। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वराहमिहिर की पुस्तक बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। वराहमिहिर के पंच सिद्धांत, बृहज्जातक और लघु जातक की भी रचना इन्होंने की थी। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र और वैज्ञानिक गणितज्ञ थे गुप्त काल के, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। उसने यह घोषणा की करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली थी कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये पॉइंट आप जानते हैं। ये कौन सा है? न्यूटन जो नियम दिया था वो पहले ही जो है हमारे भारत के वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त ने इसे खोज लिया था। गुप्त काल में जो पलकाण थे उन्हें पशु चिकित्सा पर इत्स्यायुर्वेद लिखा है, ठीक है, जो पशु चिकित्सा पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई थी और इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र, उपचार विधियां दी गई। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में ही हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख भी है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुप्यका कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, नोट में भी आपको रुप्यकाण ही मिलता है, आप देख सकते हैं उसमें नोट वगैरह में।
और रुप्य का यही गुप्त काल से उठाया गया। यज्ञवाल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना भी कहाँ हुई है? गुप्त काल में हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा देखा जाए तो उसका विकास गुप्त काल के समय में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो है ग्राम अनुदान में दिया, मतलब दान में सबसे ज़्यादा जमीनें जो दी गई हैं वो मंदिरों में और ब्राह्मणों को दी गई। ठीक है, देखिए इतनी सारी चीज़ें जो हैं किस में हुई थी? आपकी गुप्त काल में, बहुत सारी चीज़ें। तो इसीलिए गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल में लिखे गए हैं। शूद्रक का लिखा हुआ नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है ये नाटक। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा इसमें प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में भी हुआ। ऐसी दूसरी रचना है भागवत गीता, जिसका यानी कि यूरोपीय भाषाओं में भी हुआ। इसीलिए देखिए सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी माना जाता है। नेक्स्ट नोट, नगरों का क्रमिक पतन ही गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इस तरीके से हमने गुप्त काल के बारे में जाना। तो इस वीडियो में हमें बहुत सारी जानकारी जानी कि किस प्रकार से इसे जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः, तब तक के लिए नमस्कार।